नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम अपने सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे आज के आकर्षण क्या होंगे, आइए आपको बताएं। आज हम आपको दिखाएंगे भेड़ पालन पर एक कार्यक्रम। इसके अलावा मंडी भाव होंगे और शुरुआत करते हैं खबरें खेती की। कॉफी निर्यात में बढ़ोतरी, मानसून को मजबूती देंगी धूल भरी आंधियां। और अब बारी है सफलता सेगमेंट। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं कुसुम लता। अब खबरें विस्तार से। गर्मी में ठंडी तो जाड़ों में गर्म कॉफी उपभोक्ता का पसंदीदा पेय है, तो वहीं इसकी बढ़ती मांग ने कॉफी उत्पादकों को भी उत्साह दिया है। यही कारण है कि हम कॉफी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। पेश है इससे जुड़ी सफलता गाथा। कॉफी उत्पादकों की यह मेहनत जहां एक ओर घरेलू मांग को पूरा कर रही है, वहीं दूसरी ओर निर्यात की बेहतर संभावनाएं भी दिला रही है। कॉफी बोर्ड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के अप्रैल माह में कॉफी निर्यात 11% की बढ़ोतरी के साथ 535.83 करोड़ पर जा पहुंचा है। ज्ञात हो कि भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा कॉफी निर्यातक देश है। इस तरह से कॉफी उत्पादकों को बेहतर दाम मिल रहे हैं और वहीं देश में विदेशी मुद्रा भी आ रही है। पिछले दिनों राजधानी दिल्ली सहित देश के बड़े हिस्सों में आई आंधियां बेहतर मानसून का संदेशा लेकर आई हैं। किसानों के लिए सहयोगी इस शोध की रिपोर्ट कुछ इस तरह है। सूरज से आती तपिश संजो यह किरणें आने वाले दिनों में किसान के लिए मददगार मानसून भी लेकर आएंगी। उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में रह रहकर आती धूल भरी आंधियां पश्चिमी क्षेत्र से सूर्य की रोशनी सोखेंगी। हवा गर्म होगी जो पूर्व की ओर हवा में नमी को मजबूती देगी। रिपोर्ट के अनुसार इस तरह से भारत में मानसून अपनी अवधि के बाद भी झमाझम बरसात देगा। आईआईटी भुवनेश्वर और पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नेशनल प्रयोगशाला की यह रिपोर्ट किसानों के लिए ऐसे में राहत देता संदेश है जब एल नीनो प्रभाव से मानसून बिगड़ने का संदेशा बताया जा रहा है। और अब बारी है सफलता सेगमेंट की, जिसमें हम आपकी मुलाकात ऐसे किसानों से करवाते हैं जिन्होंने अपनी सूझबूझ और वैज्ञानिक सलाह से सफलता हासिल की और दूसरों के लिए भी उदाहरण बने। मैं जनक राठी हरियाणा का रहने वाला हूं और खेती बाड़ी का कार्य करता हूं। और जी अब की बार मैंने जो है गेहूं की 2-3 तरह की वैरायटियाँ लगाई हैं। 29-67 लगाई है, 343 लगाई है, 711 लगाई हैं। उसमें जो है जी हरियाणा तो वैसे जो है इसमें ये पैदावार में नंबर 1 स्टेट रहा है इंडिया में, लेकिन अब की बार मौसम की मार कुछ ऐसी हुई है, उत्पादन बहुत ही कम मिल पाया किसानों को। उसमें जो है 15 क्विंटल से 17 क्विंटल के बीच में प्रति एकड़ के हिसाब से निकली है जी एवरेज। और अब जो है गेहूँ की पैदावार जो है हुई है कम, और इसमें जो है अब कुछ खेत में जो है मूंग लगाएंगे जी और कपास लगाएंगे जी। जीरी का जो सिस्टम है इस पे बहुत ही कम किया जाए लगाना, इससे अलग अच्छा होगा किसानों के लिए। बाड़ी का उत्पादन किया जाए, उससे पानी की बचत होएगी। नहीं तो आने वाले समय में खेती बाड़ी तो क्या पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। जीरी से का जो सिस्टम है उससे थोड़ा उसको कम किया जाए, और बाड़ी मूंग और भी ये जो मक्का है इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। करवट बदलता मौसम कृषि क्रियाओं में भी बदलाव चाहता है। आखिर क्या, आइए जानते हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के ऊपरी भागों में बादल छाए रहेंगे। पंजाब व हरियाणा में बादल छाए रहेंगे और किसी किसी भाग में बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मौसम साफ रहेगा। कर्नाटका व आंध्र प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। कद्दू और खीरे की फसल में हल्के पानी की सिंचाई करें, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और पानी की कमी से परागण में कमी आ सकती है और फसल खराब हो सकती है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अपनी मेहनत यानी भरपूर उत्पादन लेकर आप कृषि मंडी की ओर जा रहे हैं तो दूरदर्शिता दिखाइए और जानिए विभिन्न जिन्सों का मंडी भाव क्या है। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिन्सों के भाव से। चावल बारगढ़ ओडिशा की मंडी में न्यूनतम 2,500 रुपए और अधिकतम 2,600 रुपए प्रति क्विंटल। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में चावल 5,200 रुपए से लेकर 5,400 रुपए। जम्मू मंडी जम्मू और कश्मीर में चावल के भाव 3,800 रुपए से लेकर 3,900 रुपए। लंका असम की मंडी में चावल 2,200 रुपए से लेकर 2,400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गुमला झारखंड में चावल के भाव 2,400 रुपए से लेकर 2,600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे। चाय मधुपुर झारखंड की मंडी में 25,000 रुपए से लेकर 26,000 रुपए प्रति क्विंटल। कपास बडाली गुजरात की मंडी में न्यूनतम 4,500 रुपए और अधिकतम 4,755 रुपए। सरसों तेल उपरहाली असम की मंडी में 8,400 रुपए से लेकर 9,000 रुपए प्रति क्विंटल। सरायकेला झारखंड की मंडी में 8,500 रुपए से लेकर 8,800 रुपए सरसों तेल के भाव रहे। जम्मू मंडी की बात करें तो जम्मू और कश्मीर की मंडी में सरसों का तेल 9,200 रुपए से लेकर 9,400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। चीनी पाली राजस्थान की मंडी में कुल मिलाकर 3,050 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रही। मसूर दाल जोरहाट असम की मंडी में 6,600 रुपए और अधिकतम 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। इम्फाल मणिपुर की मंडी में मसूर दाल के भाव कुल मिलाकर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर रहे। अब एक नजर डालते हैं फल और सब्जियों के भाव पर। केला राजपीपला गुजरात की मंडी में न्यूनतम 800 रुपए और अधिकतम 1,200 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर रहे। झज्जर हरियाणा की मंडी में केला कुल मिलाकर 1,700 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर रहा। पालमपुर हिमाचल प्रदेश में केला 2,500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। बटाला पंजाब की मंडी में केला 1,000 रुपए से लेकर 1,200 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर रहा। पपीता ऋषिकेश उत्तराखंड की मंडी में 1,100 रुपए से लेकर 1,300 रुपए। संभा जम्मू और कश्मीर की मंडी में पपीते के भाव 2,500 रुपए से लेकर 2,700 रुपए प्रति क्विंटल। पालमपुर हिमाचल प्रदेश में पपीता 2,400 रुपए से लेकर 2,600 रुपए और सरहिंद पंजाब की मंडी में पपीते के भाव 2,000 रुपए से लेकर 2,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। टमाटर चीका हरियाणा की मंडी में कुल मिलाकर 600 रुपए प्रति क्विंटल। गुमला झारखंड की मंडी में टमाटर 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति क्विंटल। कोल्लम केरल में टमाटर 1,600 रुपए से लेकर 1,800 रुपए प्रति क्विंटल। बारगढ़ ओडिशा में टमाटर के भाव 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर रहे। आलू जोरहाट असम की मंडी में 1,550 रुपए से लेकर 1,700 रुपए। अतेली हरियाणा की मंडी में आलू 1,350 रुपए से लेकर 1,650 रुपए। वहीं पाला केरल की मंडी में आलू के भाव 2,600 रुपए से लेकर 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर रहे। अब एक नजर डालते हैं विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। काली मिर्च अलुवा केरल की मंडी में न्यूनतम 75,000 रुपए और अधिकतम 80,000 रुपए प्रति क्विंटल पर रही। जीरा बीकानेर राजस्थान की मंडी में 10,650 रुपए से लेकर 10,750 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उपरहाली असम की मंडी में जीरा 16,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। लहसुन सरहिंद पंजाब की मंडी में 2,500 रुपए से लेकर 2,700 रुपए। उपरहाली असम में लहसुन 3,500 रुपए से लेकर 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। संभा जम्मू और कश्मीर की मंडी में लहसुन के भाव 4,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर रहे। अदरक अलुवा केरल में 26,000 रुपए से लेकर 27,000 रुपए प्रति क्विंटल। नारायणगढ़ हरियाणा की मंडी में अदरक कुल मिलाकर 5,000 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर रही। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की मंडी में अदरक 13,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रही। और अब एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाल ली जाए। इस सप्ताह अनाज के क्षेत्र में गेहूं चावल के निर्यात होने से बढ़ोतरी रही। दलहन के बाजार में उड़द
तुअर, चना सहित सभी दालों में बढ़त रही और गुड़ के दामों में निखार व चीनी सुस्त रही। खाद्य तेलों में सोया, सरसों व अन्य तेलों में मंदे का रुख रहा। मसालों में सोंठ और हल्दी जीरे में नरमी तथा काली मिर्च में तेजी का रुख रहा। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था, हमारा आज का मुख्य आकर्षण है भेड़ पालन। भेड़ पालन से जहां एक ओर हमें मांस मिलता है, वहीं दूसरी ओर ऊन भी प्राप्त होती है, यानी भेड़ पालन हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पिछले कुछ सालों से ICAR भेड़ पालन के लिए विभिन्न परियोजनाएं चला रहा है। इन परियोजनाओं द्वारा अब तक क्या विकास हुआ है और कितने लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर गोपाल दास। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे भेड़ के बारे में। वैसे तो भेड़ और बकरी का चोली दामन का साथ है। लोग बाग बकरी भी पालते हैं, इसके साथ साथ भेड़ भी पालते हैं और सरकार की तरफ से भी परियोजना है कि भेड़ पाली जाए। और भेड़ पालने से कितना मुनाफा होता है, इसके ऊन से, इसके मीट से, और इसकी देखरेख कैसे करनी चाहिए, इसी के बारे में आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर गोपाल दास। तो डॉक्टर गोपाल दास जी, आप ये बताइए कि ये भेड़ परियोजना क्या है? यह परियोजना यहाँ पर सन 1976 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य था कि हम अपने देश में मांस उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। तो इसकी जब हमने शुरुआत की 1976 में, तो हम विदेश से विदेशी भेड़ की नस्लों को लाए। उनके हमने नर प्रयोग किए, रैम्बुले और मैरिनो, और उससे हमने यहाँ की देसी नस्लों को, जैसे कि यहाँ मुजफ्फरनगरी के साथ क्रॉस किया। प्रथम जनरेशन में जो रिजल्ट आए, उनमें जो शारीरिक वृद्धि यानी ग्रोथ में काफ़ी सुधार हुआ, लेकिन यह सुधार आगे ज़्यादा नहीं चला। दूसरी जनरेशन में कम हो गया, तीसरी में और कम हो गया। और जो इसके जो नुकसान हुए थे, नुकसान क्या थे? एक तो इसमें जो मृत्यु दर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि इसमें 50% जो ब्लड था विदेशी भेड़ों का था। तो उनके रहन सहन के लिए, क्रॉस ब्रेड के रहन सहन के लिए हमें काफ़ी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि हमें हरा चारा चाहिए, गर्मी सर्दी से बचाने के लिए उनके लिए इंतजाम चाहिए। तो ये भेड़ में ही नहीं, ये बकरी और गाय भैंस सभी में ये स्थिति थी। और उस पीरियड में सभी पशुओं में एक क्रॉस ब्रीडिंग की गई थी। तो इन सभी में करीब 25 वर्ष हमारे देश में क्रॉस ब्रीडिंग हुई। 25 वर्ष के अनुसंधान के बाद हमने पाया कि हमारा जो चयनित प्रजनन है वह ये संकर प्रजनन से बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें बच्चे पैदा होते हैं, बहुत हार्डी होते हैं, मृत्यु दर बहुत कम होती है और हमें बहुत ज़्यादा सुविधाओं की जानवरों को खिलाने पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी यहाँ के वातावरण के हिसाब से। हाँ, तो अंततः यही हुआ कि 25 वर्ष के अनुसंधान के बाद पूरा क्रॉस ब्रीडिंग भेड़, बकरी, गाय, भैंस सभी में बंद कर दिया गया और वर्तमान में सभी इन्हीं पशुओं में चयनित प्रजनन यानी सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रयोग की जा रही है। उनमें से एक ये मुजफ्फरनगरी नस्ल, जो कि हमारे देश में 42 नस्लें पाई जाती हैं भेड़ों की। यह जो मुजफ्फरनगरी नस्ल देख रहे हैं आप, ये पीछे जो है, पीछे ये मुजफ्फरनगरी नस्ल है, ये सबसे अधिक शरीर भार वाली और सबसे ऊंचाई वाली। तो ये सबसे ज़्यादा मटन प्रोडक्शन या मांस उत्पादन करती है, लेकिन इससे जो ऊन हमें प्राप्त होती है वो मात्रा में कम और उसकी जो गुणवत्ता वो गलीचा बनाने के लिए नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर इस नस्ल को केवल शारीरिक भार में वृद्धि कैसे करें उस उद्देश्य से पाला गया है। और वर्तमान में हम जो हमारे प्रजनक मेढ़े हैं उनको 6 महीने के शरीर भार के आधार पर चयन करते हैं और उनको 1.5 वर्ष की आयु पर ब्रीडिंग में प्रयोग करते हैं। मादाओं को 12 महीने के आयु पर प्रयोग करते हैं। यदि हम अपने देश के लेवल पर देखें, हमारे देश में भेड़ों की संख्या 74.5 मिलियन है और इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला क्षेत्र है ठंडा क्षेत्र, जिसमें जो हमारे देश की महीन रेशा उत्पादन करने वाली नस्लें हैं वो पाई जाती हैं। उनमें मुख्यतः जो क्षेत्र आते हैं जम्मू कश्मीर,
उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश। उसकी मुख्य नस्लें कश्मीर मैरिनो और करनाज, चांगथांगी आदि आती हैं। दूसरा क्षेत्र आता है हमारा शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र, जो मुख्यतः राजस्थान में को कवर करता है। और इस क्षेत्र की नस्लों की जो उपयोगिता है वह गलीचा ऊन उत्पादन करने के लिए होती है। देश में केवल यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां गलीचा उत्पादन करने वाली भेड़ की नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें जो विश्व प्रसिद्ध नस्लें हैं उसमें नंबर 1 पर आती है चोकला। चोकला एक ऐसी नस्ल है जिसमें रेशे की मोटाई, रेशे की लंबाई, रेशे की चमक गलीचा ऊन उत्पादन के मानकों के अनुसार 100% फिट होती है। इसके बाद आती है हमारी मगरा नस्ल, जो कि बीकानेर ज़िला में पाई जाती है। और इस नस्ल की जो सबसे बड़ी उपयोगिता है या विशेषता है वह यह है कि इसमें जो चमक होती है, ऊन में जो चमक होती है, इतनी चमक किसी दूसरी भेड़ की नस्ल की ऊन में नहीं होती। और एक दूसरा इसका गुण है, इसमें एक जो पंपिंग कैपेसिटी होती है, यानी इसकी जो ऊन के रेशा में एक स्प्रिंग की तरह बनावट होती है, जिससे गलीचा बनते हैं तो एक बार कोई भी प्रेशर या पैर रखने पर लचक दब जाते हैं और पैर उठाने पर तुरंत स्प्रिंग की तरह ऊपर आ जाती है। तो ये दो जो क्वालिटी हैं किसी ऊन में नहीं होती। तो जो क्षेत्र की मैं जो बात कर रहा था उसमें मेरा कहने का अर्थ यह है कि हर क्षेत्र में नस्ल अलग अलग पाई जाती हैं, उनसे ऊन अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। इसी प्रकार हमारा जो तीसरा क्षेत्र आता है दक्षिण क्षेत्र, जिसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि प्रदेश आते हैं। इन क्षेत्रों की लगभग सभी नस्लें, केवल एक नीलगिरी को छोड़कर सभी नस्लें केवल मांस उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। उनसे ऊन या तो बहुत कम मात्रा में पैदा होती है या फिर जो भेड़ पालक उनसे ऊन काटते ही नहीं हैं, उन पर केवल बालों जैसे नज़र आते हैं। जैसे बकरी पर बाल होते हैं उसी तरह से भेड़ों पर बाल होते हैं। तो वो मीट के लिए, हाँ, वो सभी नस्लें केवल मांस उत्पादन की वाली नस्लें हैं दक्षिण क्षेत्र की। इसी प्रकार जो हमारा अंतिम और चौथा क्षेत्र है उत्तर पूर्व क्षेत्र, वहाँ की भी सभी नस्लें केवल मांस उत्पादन के काम आती हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे दक्षिण क्षेत्र और उत्तर पूर्व क्षेत्र मांस उत्पादन के लिए, और शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र जो राजस्थान वाला एरिया कवर होता है गलीचा ऊन उत्पादन के लिए, और जो हमारे ठंडे क्षेत्र हैं महीन रेशा ऊन उत्पादन के लिए। तो ये जो किस क्षेत्र में किस प्रकार की ऊन पैदा होती है ये मैंने आपको बताया। दूसरा अब हम बताएंगे कि किस क्षेत्र में भेड़ों की संख्या ज़्यादा है। यदि हम प्रदेश के हिसाब से देखें तो हमारा आंध्र प्रदेश सबसे 1 नंबर पर आता है। आंध्र प्रदेश में, केवल आंध्र प्रदेश में कुल भेड़ संख्या की लगभग 35.5% भेड़ें पाई जाती हैं। दूसरा नंबर राजस्थान का है जिसमें 16% पाई जाती हैं। और हमारा जो उत्तर प्रदेश है इसमें ये 10 नंबर पर आता है, बहुत ही कम भेड़ें पाई जाती हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो इस भेड़ का जिक्र किया तो आपने इसके काफ़ी गुणवत्ता बताई, तो ये दूसरी भेड़ों से किस तरह से अच्छी है? जैसे मैंने आपको बताया कि भेड़ या तो ऊन उत्पादन के लिए पाली जाती है या मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। जो हमारी यह मुजफ्फरनगरी नस्ल है ये केवल मांस उत्पादन के लिए है। तो अच्छी इस तरह से है कि मांस उत्पादन वाली नस्ल है तो इसमें जो ग्रोथ रेट है, एवरेज डेली गेन, दैनिक भार वृद्धि, बाकी सभी नस्लों से, यानी बाकी 41 नस्लों से, टोटल नस्लें 42 हैं, तो बाकी 41 नस्लों से बहुत ज़्यादा है। इसको यदि हम देखें कि 6 महीने पर शारीरिक भार वर्तमान में इसका 26 किलो है, बाकी किसी भी नस्ल में 20 या 21 किलो से आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। दूसरा 12 महीने पर शारीरिक भार इसका 35 किलो है, बाकी किसी भी नस्ल में 28 या 29 किलो से ज़्यादा नहीं मिलेगा। यानी 5-6 किलो 7 किलो इस तरह से हम देखते हैं 6 या 7 किलो का इसमें अंतर है। जो 6-7 किलो का अंतर बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा एक है, जैसे मैंने नस्लों के बारे में बताया, उसी तरह से यदि हम शरीर आकार देखें तो उस आधार पर भी हम नस्लों को 3 प्रकार से बांट सकते हैं। बहुत बड़े आकार वाली नस्लें जिसमें मुजफ्फरनगरी नस्ल आती है, दूसरा मध्यम आकार वाली नस्लें, और एक छोटे आकार वाली नस्लें। तो इनमें क्या अंतर होता है कि जैसे जैसे भेड़ की नस्ल का आकार बढ़ता जाता है तो उनमें जुड़वा बच्चा पैदा करने की दर कम होती जाती है,
लेकिन मुजफ्फरनगरी नस्ल एक ऐसी नस्ल है लगभग 20% जुड़वा बच्चा पैदा करती है, जो बड़े आकार वाली या मध्यम आकार वाली किसी भी भेड़ नस्ल में नहीं है। जब हमने ये परियोजना शुरू की थी तो उस समय इसमें 5% जुड़वा बच्चा पैदा करने की दर थी, यानी हमारी 100 भेड़ें ब्याती थीं तो उन्हें 5 भेड़ें 2 बच्चा पैदा करती थी, बाकी एक 3 बच्चा पैदा करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन आज इसमें इतना अनुसंधान जो हमने प्रयासरत जो अनुसंधान किया है लगातार, अब स्थिति ये हो गई है कि इसमें 15 से 20% भेड़ें 2 या 3 बच्चा पैदा करती है। 3 बच्चा पैदा करने का रिकॉर्ड केवल इसी परियोजना में और इसी अनुसंधान केंद्र पर है मखदूम में। कहीं भी देश में 3 बच्चा इस नस्ल ने कहीं पैदा नहीं किए। डॉक्टर गोपाल दास जी, जो आपने बताया कि ये भेड़ जो है इतना मीट तैयार करती हैं, तो इसके लिए कुछ खुराक का भी प्रबंध है? भाई इस तरह की भेड़ को, ऊन वाली भेड़ को इतना देना चाहिए और मीट वाली को इतना देना चाहिए। इस जहाँ तक खुराक की बात है, यदि हम अपने देश की स्थिति को देखें तो हमारा भेड़ पालन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है एक्सटेंसिव सिस्टम, जिसमें सभी जानवरों को चरने के लिए भेजा जाता है। उनको किसी भी प्रकार का दाना या चारा बाड़े पर नहीं दिया जाता। वह लगभग 70% जो हमारे झुंड हैं, भेड़ झुंड हैं, इसी पद्धति से पाले जाते हैं। और जो हमारे अनुसंधान संस्थान हैं, यहाँ का मखदूम का हो, चाहे अविकानगर का हो, चाहे बीकानेर का हो, कहीं का भी हो, अनुसंधान केंद्रों पर जो हमारी पद्धति है वो है सेमी इंटेंसिव सिस्टम, यानी जानवर चरने के लिए भी जाएगा और चरने के बाद जब लौट के आता है तो यहाँ पर भी कुछ दाना या चारा उसको डालते हैं। डालने का मतलब ये होता है कि फील्ड में उसको पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, इसलिए उस न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए बाड़े पर दाना या चारा दिया जाता है, जिससे कि हमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन सभी तरह के पैरामीटर हमें पूरी तरह से मिल सकें और हमें अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो जो हम यहाँ देते हैं आयु के हिसाब से और उसकी क्या स्थिति, यानी कुछ जानवर प्रेग्नेंट होंगे, कुछ ठल्ल होंगे, कुछ हमारे ब्रीडिंग रैम होंगे जो कि सर्विस देते हैं। तो जो हमारी प्रेग्नेंट होती हैं या जो दूध में भेड़ें होती हैं, उनको हम 500 ग्राम प्रति भेड़ के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से दाना देते हैं, और जो प्रेग्नेंट नहीं होती उनको 250 से 300 ग्राम। और जो हमारे बच्चे हैं, जो बच्चे यानी 0 से लेके 12 महीने तक उनको बच्चे कहते हैं, उनको आयु के हिसाब से 100 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक दाना दिया जाता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है 100 ग्राम से दाना बढ़ाते जाते हैं। तो इतना देने से हमें पूरी ग्रोथ मिलती है, पूरा रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन सब कुछ पूरा मिलता है। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जैसे कि हमारे गाय हैं, भैंस हैं और पशु हैं, तो उनमें बीमारी तो होती है, तो क्या इन भेड़ों में भी कोई खास बीमारी होती है? ऐसा है, चाहे पशु हो, पशु में चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो या आदमी हो, बीमारी सभी में होती है। इसी प्रकार भेड़ों में भी बीमारी होती है, और भेड़ों की बीमारियां बकरी की बीमारी के लगभग एक जैसी होती हैं, जिसमें खुरपका, मुंहपका, भेड़ चेचक 2 मुख्य बीमारी हैं। तो इन बीमारी के निदान के लिए हमारे संस्थान ने एक हेल्थ कैलेंडर बना रखा है कि किस बीमारी के लिए कब टीका लगाया जाए, उसी हिसाब से टीके लगाए जाते हैं। और वर्ष में 2 या 3 बार कीड़ा मारने की दवा भी पिलाई जाती है, जिससे कि कीड़े इनको नुकसान ना करें। और 2 बार हम इनको दवा से स्नान भी कराते हैं, जिससे कि इनमें एक्टोपैरासाइट्स यानी जो परजीवी लग जाते हैं ऊपर से, वो भी ना लगें, जिससे कि हमारा उत्पादन या किसी प्रकार का नुकसान भेड़ों में ना हो। डॉक्टर साहब, इतनी आपने जानकारी दी, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आज का कार्यक्रम समाप्त करने से पहले आपको कल के कार्यक्रम के बारे में बताएं। कल खबरें खेती की और मंडी भाव तो होंगे ही, साथ ही हम आपको बताएंगे कि राजस्थान में आधुनिकीकरण द्वारा गर्मी के मौसम में किस तरह फल और सब्जियां उगाई जा रही हैं। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नमस्कार।